वेलकम टू फ्री एजुकेशन पॉइंट। और आज हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का सेमेस्टर सेकंड का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये पेपर आईटीआई का है, ठीक है, जो कि 2017 में हुआ है। ये इलेक्ट्रीशियन का पेपर है। तो इस पेपर में उस समय नेगेटिव मार्किंग हुआ करती थी, अब नहीं होती है। ओके, तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, तो पेपर को हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 5x + 2y, फिर सेकंड, फिर थर्ड के योग का परिणाम होगा। यानी कि आपको क्या करना है, इनको सबको ऐड करना है और फिर आपको रिजल्ट बताना है। तो इसको सिंपल कैसे ऐड करते हैं, देखिए यहीं पे कर लेते हैं हम इसको। एक्स एक्स वालों को सभी को जोड़ दीजिए, वाई वाई को अलग और जेड जेड वालों को अलग जोड़ दीजिए। तो इस तरीके का आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले एक्स वाला लेते हैं। तो यहाँ पे कितना है 5x और यहाँ पर 4x, तो टोटल 9x, और इसमें x नहीं है तो हमारे पास 9x आना चाहिए। तो 9x, तो 9x और किसमें है, इसमें 9x है और यहाँ पर 9x है। तो कौन सा आंसर होगा अभी देखते हैं, y में निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पर कितना है 2y और यहाँ पर y नहीं है और यहाँ पर y है, लेकिन ये कौन सा y है, माइनस का 3y। तो माइनस का 3y और ये 2y, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, 3 में से माइनस होगा 2, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस y आएगा। तो माइनस का y, क्योंकि 3 में से 2 गया और बड़ा कौन सा है, 3 है, तो माइनस का y आया। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो ये आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का y आ गया, लेकिन यहाँ पर हमारा जो आंसर के हिसाब से वो ये वाला आएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। कंफर्म करने के हम लास्ट वाला भी देख लेते हैं, z वाला, -7z और 15z। तो 15 में से जब 7, ये 7 माइनस के साथ है ना, देखो यहाँ पर, तो 15 में से जब 7 माइनस होगा तो प्लस का 8 बचेगा। तो ये हमारा आंसर सही है। ये कह रहा है एक आयताकार धातु के टुकड़े की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, ठीक है, इतना है। यदि उसकी चौड़ाई 28 सेंटीमीटर है तो लंबाई कितनी होगी। चलिए इसको भी हम ये भी सॉल्व कर लेते हैं। आयताकार टुकड़ा है, ये इस तरीके का आयताकार टुकड़ा होगा कोई, उसकी चौड़ाई ये होगी और लंबाई ये होगी, लेकिन इसने चौड़ाई और लंबाई का अनुपात दिया है। तो जैसा ये बोलता है पेपर में वैसा वैसा हम करते हैं। तो जैसा इसने बोला हम उस हिसाब से लिखते हैं। पहले इसने बोला चौड़ाई, तो हम चौड़ाई लिखेंगे यहाँ पर। तो ये आ गई आपकी चौड़ाई और लंबाई, यानी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है, 4:13। इसकी चौड़ाई जो है इतनी सेंटीमीटर, लंबाई पूछी है, तो ये चीज पूछी है इसने। तो हम यहाँ पे चौड़ाई की जगह लिख देते हैं 28 अनुपात लंबाई 4:13। अब ये अनुपात वाला बन गया है क्वेश्चन। इसको हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं 28/L लिखूं और यहाँ पर मैं 4/13 निकलता हूं, तो इस L को मैं यहाँ पर भेज सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपको शॉर्ट में ही करना है तो क्या कर सकते हैं हम उल्टा ही करते हैं। हम क्या करते हैं, इस L/28 अनुपात 13/28, क्योंकि मैंने ये ऊपर लिखा और ये नीचे, तो यहाँ पर मैं ये ऊपर और ये नीचे, यानी कि 13/4। 28 को आप यहाँ भेज दीजिए, तो 4 7 28, और जब आप 13 की गुना 7 से करेंगे, 7 या 21, 2 बज गया, 7 कम 7 8 9, 91 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आना चाहिए सेकंड वाले का 91 आना चाहिए। बच्ची ने जो क्वेश्चन पे आंसर लगा रखा है वो है हमारा ए वाला, जो कि गलत है। लेकिन अगर आपको डाउट होता है कि भैया हमारा सही है कि नहीं है, तो आप सिंपल इसको, यानी जो इसकी चौड़ाई, जैसे कि हमारी ये निकली है लंबाई, ठीक है, और चौड़ाई क्या थी 28, ये अनुपात था, यानी कि 28/91। आप इसको कट कर लीजिए एक दूसरे को, यानी 7 चौक 28, 7 एकम 7, 8 9, 7 या 21, तो क्या आ रहा है 4:13। हमारा अनुपात वही आ गया। तो अगर हमें इसको चेक करना हो कि हमारा आंसर जो है सही भी है या नहीं है, तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x + y = 21 हो और x - y = 3 है तो x और y का मान बताना है। x + y 21, तो सिंपल सा तरीका है, x + y = 21, x - y = 3। इनको जोड़ दीजिए, तो देखिए यहाँ पे प्लस है या माइनस है, अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2x, क्योंकि x + x 2x बराबर, ये दोनों जुड़ेंगे क्योंकि प्लस के साइन है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 24। तो x बराबर सिंपल सी बात है 12 आ गया, ठीक है, क्योंकि ये 2 यहाँ जाएगा, ये 12 बार काट देगा। अब x की वैल्यू आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए तो आपकी वैल्यू आ जाएगी y की। तो आप मान लीजिए x बराबर 12 यहाँ रखते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर 21 - 12, जो कि क्या आएगा, 21 में से अगर आप 12 को माइनस करते हैं तो 9 हमारा आंसर आएगा। यानी x हमारा 12 है और y हमारा 9 है। तो 12 और 9
तो 12,9, ठीक है। तो पहले वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। चित्र में जो वृत्त है आपका, इसमें जो ये छायांकित किया हुआ है, ठीक है, हैचिंग की हुई है, इस भाग का क्षेत्रफल, इसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस आर और कोण के संदर्भ में क्या होगी। तो इसने यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। इन ऑप्शंस को कैसे यूज करते हैं देखिए। जैसे कि हमें पता है त्रिभुज वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, ओके। लेकिन ये पाई आर स्क्वायर होता कितना है, ये होता है हमारा पूरे वृत्त का, ठीक है, पूरे वृत्त का। और पूरे वृत्त का कोण कितना होता है, 360 डिग्री। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो पूरा क्षेत्रफल निकला है ये 360 डिग्री के लिए निकला है। तो मैं मान लेता हूँ कि भैया 360 डिग्री का जो क्षेत्रफल निकला वो कितना है, पाई आर स्क्वायर। इसने किसके संदर्भ में बोला, कोण के और त्रिज्या के। तो त्रिज्या तो हमारे साथ चल रही है इसकी, ये रेडियस, ठीक है। पाई जो होती है वैल्यू है उसकी, ठीक है, एक कांस्टेंट है। तो 360 डिग्री में ये एरिया है, तो थीटा डिग्री में ये थीटा जो इसने दिया है, तो थीटा डिग्री में हमारा जो होगा पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री इंटू थीटा। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो क्या हमारे पास ऑप्शंस में ये आंसर है। तो पहले में देखिए सबसे ऊपर आना चाहिए पाई आर स्क्वायर, इसमें नहीं है, इसमें है बटे 2 आ गया, लेकिन बटे में तो 2 नहीं है, 360 है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे, ये पूरे के बटे होगा अगर होगा तो, ठीक है। ये वाला ऑप्शन नहीं होगा तो तीसरा वाला बी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा, ठीक है, ऊपर इंटू लगा लीजिए चाहे आप, चाहे यहाँ बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। बटे ये जो है पूरा बटे है, इस पूरे के बटे में आ जाता है ये 360 डिग्री। तो हमारा बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। बी वाला आंसर सही है, ओके। कॉस सेक थीटा के बराबर होता है। बच्चे ने साइन थीटा लगा रखा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए साइन थीटा का जो उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट होता है, वो क्या होता है, 1 कॉसेक थीटा, ओके। लेकिन इसने वैल्यू किसकी पूछी, कॉसेक थीटा की। तो आप कॉसेक थीटा को यहाँ भेज दिए, जो साइन थीटा को नीचे, यानी कि कॉसेक थीटा अगर आपका ऊपर आ रहा है तो साइन थीटा कहाँ जाएगा, नीचे, यानी कॉसेक थीटा किसके बराबर में आ गया है, 1 साइन थीटा के। तो 1 साइन थीटा यानी पहले वाला ऑप्शन सही है। इतने इजी क्वेश्चंस है, लेकिन बच्चे फिर भी गलत करके आ रहे हैं, ओके। ये पेपर मेरे पास सिर्फ हिंदी में ही आया है, बच्चे ने जिसने दिया है ये हिंदी में दिया है, इंग्लिश वाला पेपर मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो आज हम इसी में से करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये है हमारे पास, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका आधार 200 मिलीमीटर और क्षेत्रफल 2000 मिलीमीटर स्क्वायर है की कोर की गणना होगी। यानी कि जो कोर निकालनी है, इसका कहने का मतलब ये, क्वेश्चन में जैसा बोला वैसे बना लेते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, मान लीजिए ये और ये भुजा इसकी आपस में बराबर है, ये आधार है। आधार जो है इसकी इसने माप दे रखी कितनी है, 200 मिलीमीटर, और इसने इसका क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है इसने 2000 मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब ये पूछ रहा है इसकी कोर, तो मेरे हिसाब से यही वाली भुजा पूछ रहा है, ये वाली साइड वाली, ठीक है। तो साइड वाली जो भुजा है, यानी अगर आपने ये निकाल ली तो ये भी निकल जाएगी, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो हम इसी को निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो ऑप्शंस में आंसर दे रखे हैं वो यही के इसी भुजा के लगभग समान है। तो कैसे निकालते हैं, देखिए, अगर मैं मान लूं कि यहाँ पर मैं लंब गिरा देता हूँ, ओके। अगर मुझे नहीं पता कि इसका फॉर्मूला क्या है कैसे, तो मैं नॉर्मली जो अपने तरीके से मैं बता रहा हूँ ना, कि भैया नॉर्मली हम कैसे कर सकते हैं, अगर हमें फॉर्मूला वगैरह भी नहीं पता हो तो हम एक सिंपल सा जो हमारा समकोण त्रिभुज है उसके हिसाब से कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर लंब गिरा देते हैं तो ये क्या बन गया, दोनों तरफ ये भी समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण त्रिभुज, और क्षेत्रफल दोनों का हाफ हाफ हो गया, ठीक है, क्योंकि लंब हमने 20 से गिराया तो क्षेत्रफल हमें इस वाले त्रिभुज का पता है, यानी कि 1000 हो गया। इसकी हाइट हमें निकालनी है और हमें बेस पता है, क्योंकि पूरा 200 था, हाफ 100 हो गया। तो मैं अगर इसका बोलूं कि जो इसका एरिया होता है समकोण त्रिभुज का, एरिया बराबर हाफ आधार कितना है गुना ऊंचाई h। तो आधार हमारा है 100 मिलीमीटर गुना h हमें निकालना है, क्योंकि h अगर हमारा निकल गया तो ये हमें पता होगा, ये हमें पता होगा, तो विकर्ण हम यानी कर्ण हम निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम फटाफट इसको करते हैं। यहाँ पर 1000 है, तो यहाँ पर हो गया आपका 2000 और ये हो गया आपका बटे 100 बराबर h। तो कैंसिल आउट करो तो h बराबर कितना आ गया, 20 मिलीमीटर। तो हाइट आपको मिल गई। जैसे ही आपको हाइट मिली, आप इस पर पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो कर्ण का स्क्वायर
बराबर लंब का स्क्वायर, लंब है 20 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वो 100 है। ठीक है, आधार का स्क्वायर 200 मत मान लेना वरना आंसर गलत हो जाएगा। ये आएगा 400, ये आएगा आपका 10,000। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, क्योंकि 4 जीरो हो जाएंगे ना, ये 2 थी स्क्वायर हुआ तो ये 4 हो गई, तो ये हो गया 10,400। अब क्या करना, आपको कर्ण चाहिए, खाली स्क्वायर थोड़ी ना चाहिए, तो आप क्या करोगे, रूट को इसके ऊपर रूट बना दोगे, और जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी लगभग 101.98। अब आप देख लीजिए कि आपको खाली 101 लेना है या 98। अगर आप कहते हैं, जैसे हमें बताया गया है पहले से कि अगर दशमलव से इस साइड में 5 से बड़ी संख्या है तो यहाँ पर आप 0 कर दीजिए और 1 हासिल इधर ले लीजिए, यानी कि 102.00 आप कर सकते हैं। तो आप इन दोनों में से कोई भी आंसर चूज कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही इसमें दिखा रखे हैं। ठीक है, लमसम। तो अगर मेरे हिसाब से माना जाए तो 102 आप ले लीजिए, क्योंकि ये 98 है, 0.98, यानी कि 5 से बड़ा है, तो 102 हमारा आंसर होगा। ठीक है, साइन 0 प्लस कॉस 0 बटे साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री का मान क्या होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा हम निकाल लेते हैं, किस तरीके से आएगा। देखिए, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, आपको मैंने सारणी पढ़ा रखी है सबसे पहली वीडियो में, इसीलिए मैं आपको हर एक वीडियो जो क्वेश्चन पेपर में कराता हूँ उसमें मैं आपको हर एक तरीके से, मतलब जो मेथड होता है मैं बेसिक से लेके चलता हूँ कि हर एक चीज आपको समझ में आए, ताकि आपको फ्यूचर में भी कोई उस जैसा सवाल कोई मिले तो आप इजिली कर लें। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0 प्लस कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, क्योंकि जो साइन 90 की होती है वो कॉस 0 की होती है, बटे, तो बटे लगा लीजिए। साइन 90 की 1 होती है, और कॉस 90 की होती है जो साइन 0 की होती है, यानी कि क्या होती है वो 0। तो आपका क्या हुआ, 0 प्लस 1 1 आ गया, और 1 प्लस 0 1 आ गया। जब आप कैंसिल आउट करोगे तो क्या होगा, एक ही तो आएगा। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए डी वाला ऑप्शन। बच्चे ने देखिए क्या किया 0.25, और यहाँ पर भी कुछ अलग ही किया, ना तो 101 किया ना ही 102 किया। ठीक है, यहाँ डिफरेंस क्या है। तो ये बहुत ही इजी सवाल है। ठीक है, और अच्छे सवाल है, ऐसे ऐसे सवाल आपको सॉल्व हमेशा करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक समांतर सर्किट है, उसमें 9 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। सर्किट का तुल्य प्रतिरोध आपको बताना है। पैरेलल जुड़े हुए हैं 9 ओम के 3 रेजिस्टेंस। ठीक है, 3 रजिस्टर पैरेलल क्रम में, पैरेलल कनेक्शन है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है आपसे कि टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा। चलिए, समांतर क्रम आपको पता है, ये मैं समांतर क्रम वाले 3 बना देता हूँ। वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर निकाल के दिखा दूं, लेकिन वो ये पूछ रहा है कि ए और बी मान लीजिए, तो ये टोटल रेजिस्टेंस कितना है, यानी ए और बी के बीच में बताना है। यानी कैसे, ए और ये एक समतुल्य पूरा बी, ये पूरी की वैल्यू क्या है। यानी कि अगर ये बोल रहा है कि ये 9 ओम का, ये 9 ओम का, ये 9 ओम का, ठीक है, ये समांतर क्रम है। तो आपको पता है समांतर क्रम में क्या करते हैं हम, 1/RTh बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए अगर मैं शॉर्टकट निकालना चाहूँ तो मैं निकाल के दिखा दूंगा। देखिए 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, उल्टा कर दीजिए, 9/3 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3 ओम। लेकिन ये 3 ओम कैसे आया, तरीका तो ये भी है, लेकिन कैसे आया देखिए, मैंने क्या किया, 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। अब ये जो आपका है, देखिए ये है ऊपर का अंश और नीचे का हर, तो हर सबके सेम है तो ऊपर ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3/9। लेकिन ये किसके बराबर है, 1/RTh के। तो RTh को भी उल्टा करो। उल्टा करने का मतलब ये होता है, देखो मैंने RTh यहाँ भेजा, 9 को इधर भेजा और 3 को इधर भेजा, तो RTh इधर अगर मैं लिखता हूँ तो सामने क्या आएगा 9 और बट्टे में क्या आएगा 3, तो क्या आंसर आएगा 3, क्योंकि 3 3 9, तो 3 ओम का जो है रेजिस्टेंस है कुल, यानी ये जो रेजिस्टेंस निकला है ना पूरा टोटल, ये 3 ओम का निकल गया है। अगर आप उस हिसाब से लगाते हैं, समांतर क्रम में लगाते हैं, तो 3 हमारा ऑप्शन सही है। देखो बच्चा यहाँ पे भी गलत करके आया, तो 3 ओम हमारा सही है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट पैमाने पर मान क्या होगा। इसके लिए मैंने पहले भी आपको फॉर्मूला बताया है। फॉर्मूला बहुत ही इजी होता है, आप चाहे सेंटीग्रेड में निकालिए, फ़ारेनहाइट में निकालिए या केल्विन में निकालिए, तरीका सेम है। देखिए जिस चीज की वैल्यू, जो आपको मापन करना है, जैसे कि सेल्सियस में, तो सेल्सियस माइनस इसकी मिनिमम वैल्यू बटे 0 से 100 के बीच की वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमम इसकी कौन सी होती है 100 डिग्री, बराबर रख लीजिए जो आपका पैमाना, जैसे फ़ारेनहाइट माइनस मिनिमम इसकी वैल्यू कितनी 32, मैक्सिमम क्या होती है 212, तो 212 में से 32 माइनस कीजिए, कितना आ गया 180। यहीं पे अगर मुझे केल्विन की निकालनी हो तो केल्विन का K माइनस 200
373 और अपर लिमिट क्या है इसकी मैक्सिमम 373, तो 373 में से 273 माइनस कर दो तो क्या आएगा 100। तो इस तरीके से आप इनमें ये आपका बराबर वाला फॉर्मूला हो गया। अब आपको अगर फ़ारेनहाइट में दे रखा है, केल्विन में निकालना है, तो आप सिर्फ इन दो को यूज कीजिए। अगर आपको सेल्सियस और केल्विन में निकालना है तो इस दोनों को यूज कीजिए, इसको मत कीजिए। लेकिन अभी आपको इन दोनों को यूज करना है। तो अगर आपको F बराबर 9/5C प्लस 32 वाला फॉर्मूला नहीं याद है तो ये तरीका सबसे बेस्ट है। आप C, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू मतलब जीरो का तो कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा ना इसमें, तो C/100 बराबर F माइनस 32/180। आपको किस में वैल्यू दे रखी है भैया? C में दे रखी है, यानी सेंटीग्रेड में, तो 40 रख लीजिए यहाँ पर हमने रखा 40 बटे में रखा 100 बराबर F माइनस 32/180। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये 18 ऊपर जाएगा, नहीं कि 4 गुना 18/10, 18 नहीं 180। तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल, या F माइनस 32 हो जाएगा। अब ये आप इन दोनों को गुना कर दीजिए, ठीक है। 8 चौक 32, 4 एकम 4 और 3 7, और ये 32 इधर है ना माइनस का, तो इसको प्लस में लेके आ जाएंगे इधर, और ये आ जाएगा F। तो आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 दूनी 4 और 7 3 10, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे पास तो किसी में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन में नहीं है, यानी कि कुछ मिस प्रिंटिंग हुई है। और मिस प्रिंटिंग क्या हुई है? वो हुई है कि ये जो वैल्यू है ये माइनस में होनी चाहिए। अगर ये माइनस में है तो हमारा आंसर होगा डी। क्लियर है? अगर ये माइनस में है, ये क्वेश्चंस गवर्नमेंट एग्जाम में आते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि -40 डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू सेल्सियस में बराबर होती है कि नहीं, और होती है तो कितनी होती है। और वो ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सी वैल्यू सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में बराबर होती है। तो आपको पता देना चाहिए कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों में ही बराबर होती है, सेल्सियस में भी और फ़ारेनहाइट में भी। कैसे, क्या हमें इसका मतलब कैसे पता चलेगा? चलिए तो वैल्यू रख लीजिए, जैसे कि ये था, ठीक है। यहाँ पर ही हमने वैल्यू रख ली, यानी कि कैसे किया हमने, C की जगह -40 लिख लिया, ऊपर नीचे आ गया 100, F की जगह सेम है, F की वैल्यू निकालनी है 180। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 18 ऊपर चला गया, लेकिन ये आ गया माइनस में, ध्यान रखना ये माइनस में है, F माइनस 32। तो ये जो आया था यहाँ पर हमारा 72, ये आ जाएगा इस बार -72, और ये आ जाएगा प्लस का 32 बराबर F। तो बड़ा निशान किस में है? 72 में, और 32 में प्लस का, यानी बड़ा निशान यानी कि 32 का निशान बड़ा हो गया, सॉरी 72 का निशान बड़ा है, यानी माइनस आएगा, और 2 में से 2 गया तो 0, और 7 में से 3 गया तो 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर बैठता है ये डी वाला बैठता है। बाकी क्वेश्चंस भी हम फटाफट जल्द से जल्द करते हैं। इनका गुणनफल पूछा है, गुना कर दीजिए, 3 तिया 9, तो 9x², 3 दूनी यानी -6xy, यहाँ पर 2 की गुना 3 से कर लीजिए तो प्लस का 6xy, इस 2 की गुना इस -2 से कीजिए तो माइनस आएगा, क्योंकि प्लस और माइनस गुना में माइनस आता है, 2 दूनी 4y²। इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम वैल्यूज है, प्लस प्लस यहाँ पर और माइनस यहाँ पर है, तो क्या आ गया आपका 9x² माइनस 4y²। अगर ये हमारे पास ऑप्शन में है तो अच्छी बात है, 9x² है यहाँ पर है, ठीक है। और माइनस का माइनस इसमें नहीं है, इसमें माइनस है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ ये है कि मिस प्रिंटिंग से इन्होंने यहाँ पे 2 कर दिया, जो कि यहाँ पे 4 होना चाहिए था। तो इस पेपर में यहाँ पर 4 आप कर सकते हैं, और इस पर आप टिक लगा सकते हैं। क्लियर है? चलिए, निम्न में से किन समांतर प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उच्चतम होगा? इसने उच्चतम पूछा है आपसे, ठीक है। अगर मिनिमम पूछता है तो मिनिमम के लिए करते हैं जो मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, जिसमें सबसे कम वैल्यू है वो वाला मिनिमम होता है। तो मिनिमम वाला कौन सा होगा? 1 किलो ओम वाला, क्योंकि यहाँ 10 है मिनिमम, यहाँ पर 500 है मिनिमम, यहाँ पर जो है 10 किलो ओम है मिनिमम, जो कि 2 है। तो इसमें 10 से नीचे आएगा मिनिमम, इसमें से 1 से नीचे आएगा। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसमें है? मिनिमम वाले की। ध्यान रखना आप, मिनिमम वाले की सबसे हाईएस्ट वैल्यू किस में है? इनमें से मिनिमम वाली। तो मिनिमम आपकी देखिए ये 500 किलो ओम है, यहाँ पर 40 किलो ओम है, और यहाँ पर जो है 10 किलो ओम है। तो इस तरीके से अगर आप इनकी वैल्यूज के हिसाब से देखें तो खिचड़ी हो गई। तो मैं इसको आपको फटाफट सॉल्व करके दिखाता हूँ। अगर आप इन दोनों को लें, 25 गुणा 10 बटे क्या हो जाएगा 35, दोनों को जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उल्टा होता है हिसाब। देखो मैं बताता हूँ कैसे, देखिए 1/RTH यानी 1R1 1/R2। अगर मैं इसको उल्टा करूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि भैया मैंने यहाँ से यहाँ इनकी दोनों की गुना की थी, तो ये वैल्यू आपस में प्लस हो जाती है और नीचे वाली गुना हो जाती है। तो मैंने इसको पलटा है ना,
तो मैं इसको भी पलटूंगा तो क्या होगा R1 गुना R2 बटे R1 प्लस R2। ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, इससे आप डायरेक्टली कर सकते हैं जैसे कि मैंने ये किया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया 250 बटे 35, तो 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25 यानी 50 बटे 7 यानी 7 सत्ते 49, 7 दशमलव समथिंग इसका आंसर है पहले वाले का। दूसरे वाले का यानी कि जो इसने ये दे रखे हैं इसका तो आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे मिनिमम ये है और मैक्सिमम 3 है, तो 3 से जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 से नीचे की आएगी। इसकी जो वैल्यू आएगी ये 500 किलो ओम के 2 रजिस्टर है तो 250 हो जाएगा, नॉर्मल सी चीज है। तो ये 250 किलो ओम आ रहा है, ध्यान रखना। ये आ गया आपका, देखो कैसे 2 है ना, ये 1/500 प्लस 1/500 अपॉन 1 RTH, तो ये क्या हो जाएगा 2/500। और जब हम उल्टा करेंगे तो 500/2 यानी कि आ जाएगा 250 किलो ओम। तो ये वाला जो सी ऑप्शन है वो हमारा सही होना चाहिए, क्योंकि यही हमारे पास बच रहा है। इसमें अगर आप 4 लगा रहे हैं तो 40/4 कितना हो जाएगा 10 ओम, और उसके साथ 2 है प्लस क्या हो जाएगा 1/5। ध्यान से, ठीक है, मैं फटाफट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो शॉर्ट हो जाए, आप इनको सॉल्व कर लेना अच्छे से। तो जब आप इनकी कैलकुलेशन करोगे तो 2/10 यानी कि हो जाएगा 3/10 यानी 10/3 यानी 3 तिया समथिंग समथिंग ये आएगा। तो हमारा सी वाला ऑप्शन होना चाहिए क्योंकि इसने उच्चतम पूछा है। ठीक है, उच्चतम। अगर ये न्यूनतम पूछता तो आपका ये वाला 1 से भी कम होता, क्योंकि देखिए इसमें तो 3 से 3 आया, इसमें जो आपका आ रहा था 7 पॉइंट कुछ आ रहा था, इसमें तो मैक्सिमम ही रहा था, तो जो मैक्सिमम वाला है वो सी वाला है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? गुप्त ऊष्मा हम बोलते हैं लेटेंट हीट को। लेटेंट हीट का मैं मतलब आपको बता देता हूँ कि अगर मेरे पास बर्फ का एक टुकड़ा है, ये बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, ये क्या हो गया, ये मेल्ट होकर पानी में बन गया, लेकिन इसका टेम्परेचर जो था 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। तो लेकिन जो इसकी एनर्जी थी यानी गुप्त ऊष्मा, जो ऊष्मा यूज हुई है इसमें, इस एनर्जी से इस फॉर्म से इस फॉर्म में आने में वो इसकी लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा थी। तो जो बर्फ की गुप्त ऊष्मा है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा का मतलब ये हुआ कि आपने बर्फ की जो अवस्था थी उसको सॉलिड को लिक्विड में कर दिया है। ओके, लेकिन अगर वो पूछता है पानी के यानी कि वाष्पन में, ठीक है, तो वाष्पन वाली जो अगर वो ये पूछता है आपकी, तो वो होनी चाहिए कि पानी से जब ये भाप में बन जाएगा, यानी कि अगर मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये उबल रहा था और 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाली इसकी भाप बन गई, तो तब गुप्त ऊष्मा क्या होगी? तब गुप्त ऊष्मा होती है आपकी 540। ठीक है, तब होती है 540 कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम। तो ये दो आपको याद रखनी है। इसमें आपकी 25 नहीं है, इसमें आपका 80 आंसर है, 80 कैलोरी पर ग्राम, ध्यान रखना। और दूसरा जो मैंने आपको लिखवाया है वो लिखवाया है 540 कैलोरी पर ग्राम। ये क्वेश्चंस मैं पिछली वीडियोस में भी करा चुका हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं ITI में। इन दोनों का क्या होगा, देखो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक सिंपल सा फॉर्मूला है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो वो क्या होता है a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। तो यहाँ पर ऐसा वाला है, जी हाँ बिल्कुल है, तो ये हमारा ऑप्शन डी वाला होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको सोचने वाली जरूरत भी नहीं है, ना ही इसको सॉल्व करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 14, चित्र में दिखाए गए सम पंचभुज, सम है, सम पंचभुज मतलब इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर है, पंचभुज 5 भुजाएं हैं, में 5 त्रिभुज ये वाले बने हुए हैं। प्रत्येक त्रिभुज का आधार का कोण आपको बताना है। आधार का कोण मतलब ये हुआ कि आपको या तो ये कोण बता दो या ये कोण बता दो, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि देखिए इसके केंद्र से ये दूरी और ये दूरी बराबर है, यानी ये सभी एक दूसरे का समरूप है त्रिभुज। ठीक है, और सभी के आधार भी बराबर हैं, लेकिन ये जरूरी बराबर है या नहीं है ये नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि हमने इसकी माप नहीं दे रखी है, वो बात की बात है, लेकिन हमें जो क्वेश्चन में आंसर निकालना है वो है कि ये कोण, तो कोई भी एक कोण बता दो आप, ये सबके एक सेम जैसे कोण निकलेंगे क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज तो है, ये तो कंफर्म है। ठीक है, तो आधार का कोण कैसे निकलेगा? देखिए अगर आपको पता है कि सम पंचभुज का जो ये वाला कोण होता है ये कितने का होता है, तो ये कोण निकालने का तरीका होता है आपका 2n-4 इंटू 90 डिग्री बटे भुजाओं से भाग कर दो आप, n यानी कि 5 है, तो आपका टोटल निकला 108 डिग्री। ठीक है, अगर ये षटभुज होता तो यहाँ पे n की जगह 6 कर देते और यहाँ पर आपका लगभग 120 डिग्री कोण निकलता, एक कोण। तो ये एक कोण कितने डिग्री का? 108 डिग्री का। इसने इसको क्या किया? हाफ, तो 108 डिग्री को मैंने हाफ कर दिया, तो ये आ जाएगा आपका 54 डिग्री। ये देखिए ये वाला जो आपका कोण आ जाएगा ये आना चाहिए आपका 54 डिग्री का, तो ये 54 डिग्री यानी सी वाला सही है। बच्चे ने यहाँ पे भी गड़बड़ की है, देखो इतने छोटे छोटे से सवाल हैं और इनको भी सही नहीं करके आ रहे हैं। ये फॉर्मूला याद रखना 2n-4 इंटू 90 डिग्री
बटे n, n और ये n, ये होती है भुजाओं की संख्या है। ध्यान रखना ये भुजाओं की संख्या है, ये फॉर्मूला याद रखो, ये हर एक उसमें काम आता है। ये आपका पंचभुज में, सप्तभुज में, षटभुज में, ठीक है, और जो अष्टभुज होता है उन सब में ये काम आता है। ये क्वेश्चन मेरी समझ में नहीं आया किसने क्या बोला, ठीक है, लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है और इसका आंसर क्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना, लिखना अच्छे से मेथड के साथ, जितना आप अच्छे से लिख पाओ, ठीक है। वैसे कमेंट बॉक्स में इतना अच्छे से लिख नहीं सकते, आप एक्सप्लेन नहीं कर पा सकते, लेकिन अगर आप जितना भी अच्छे से करोगे तो मैं समझूंगा और उसके बाद इसके लिए एक चाहे छोटी सी वीडियो बनाऊं, मैं बना के भेज दूंगा। यही क्वेश्चन अभी तक मैं एक छुटा रहा हूँ, आज तक मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छुटाए हैं, ठीक है, और सभी क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए हैं अच्छे से। पता नहीं आप लोगों की वीडियो अच्छी लगती है नहीं लगती है, अगर अच्छी लगती है तो इसको जरूर लाइक कीजिए। भले ही वीडियो बड़ी हो रही है लेकिन आपकी नॉलेज और ज्यादा आपको एक्स्ट्रा मिल रही है। त्रिकोणमितीय समीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये तो हमें पता ही होता है, के अनुसार साइन थीटा का मान बताना है। तो आपको साइन थीटा का मान बताना है, खाली साइन थीटा का। तो आप क्या करेंगे, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो खाली साइन चाहिए ना, तो ये भी हट जाना चाहिए, ये भी हट जाना चाहिए, यानी यहाँ क्या करूंगा मैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन अभी स्क्वायर है ना, तो मैं क्या करता हूँ, साइन थीटा बराबर इस पूरे के ऊपर रूट डालता हूँ मैं, ये जो 2 है घात, ये इधर आएगी तो रूट हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ऐसा कोई है, देखिए ये रूट 1 माइनस साइन गलत हो गया, ये इसके ऊपर रूट नहीं है, ये भी गलत है, इसमें भी रूट नहीं है, तो रूट यहाँ पर है, लेकिन ये रूट जो है ना पूरा नहीं है, तो आपको ये क्या करना है, आपको रूट पूरा डाल देना है। तो जैसे ही रूट पूरा डल जाएगा, ठीक है, तो आपका आंसर जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, चित्र के अनुसार जब एक स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए ये भी त्रिज्या है जो ये दिखा रखी है, लेकिन मैं मानता हूं यहाँ पर, क्यों, क्योंकि इसने जैसा बोला है त्रिज्या को स्पर्श करती हुई गुजरती है, तो त्रिज्या को तो स्पर्श अब करेगी ना, ठीक है। या अब अगर आप मान लीजिए ये स्पर्श रेखा गई तो त्रिज्या को यहाँ पर भी टच कर रही है, ठीक है, स्पर्श तब करेगी क्योंकि त्रिज्या भी यहाँ पर होनी चाहिए। तो इस स्पर्श रेखा का त्रिज्या के साथ स्पर्श बिंदु, ये P पॉइंट है, स्पर्श बिंदु पर बनने वाला कौन कौन सा होगा, यहाँ साफ साफ दिख रहा भी है 90 डिग्री का होगा, इससे ज्यादा तो और कुछ हो ही नहीं सकता, 0 डिग्री कभी नहीं होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, रेजिस्टेंस R3, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग थी, मैंने इसको सही किया है। रेजिस्टेंस R3 के अक्रॉस आपको वोल्टेज कितना होगा बताना है, जबकि कुल वोल्टेज ये 24 वोल्टेज है, और R1 के अक्रॉस 2.4 है, और R2 के अक्रॉस 11.6 है। तो आप टोटल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ना, सीरीज है तो भैया टोटल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यानी 24 पूरी इन सब में बटेगी। यहाँ कितनी है 11.6, यहाँ पे कितनी है 2.4, टोटल मिला लो तो 6 और 4 10, एक बच गया, एक आ गई पूरी वोल्टेज, 11 और 2 13 और 1 14, यानी कि यहाँ पर इन दो में डिस्ट्रीब्यूट हुई है 14 वोल्ट। कितनी बच रही है 24 में से 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट कहाँ जाएगी, इसी में यूज होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। सीरीज सर्किट में ध्यान रखना वोल्टेज पूरी की पूरी खपत हो जाती है जितने भी रजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है। समांतर क्रम में क्या होता है, अगर मैं मान लूं कि ये तीनों ही समांतर में लग रहे थे, यहाँ पर ऐसे मान लीजिए कि एक ये, ठीक है, यहाँ पर 24 वोल्ट थी लगी हुई बैटरी, तो इन सब के अक्रॉस कितनी होगी 24 वोल्ट होगी। बट जो करंट होगी, करंट आई, यहाँ पर I1 बहेगी, यहाँ पर I2 बहेगी इसके अंदर, यहाँ पर इसके अंदर I3 बहेगी। तो समान सीरीज क्रम में, सीरीज श्रेणी में ये कितने वर्ड का है, 2 वर्ड का, क्या समान रहेगी धारा, तो धारा कितने वर्ड की है 2, और ये कितने की है 2, तो समान याद रखना समान, ठीक है। और समांतर में समांतर क्रम ये है, इसमें बराबर क्या रहता है, ये कितने वर्ड का है 4, और वोल्टेज कितनी वर्ड की है, ये एक ट्रिक है मेरे हिसाब से, तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड से, इलेक्ट्रिशियन फील्ड से नहीं है उनके लिए। तो समांतर क्रम में समांतर में कितने वर्ड है 4, तो वोल्टेज में कितने बराबर क्या रहेगा, तो समांतर में वोल्टेज समान रहेगी, जैसा कि मैंने बोला 24 वोल्ट है तो 24 रहेगी इनके समान, लेकिन करंट डिफरेंस हो जाएगी। श्रेणी में क्या रहेगा, धारा समान रहेगी, यानी कि 5 एम्पीयर यहाँ है तो 5 ही यहाँ होगी, ठीक है, 10 है तो 10 ही सब में होगी, लेकिन इनमें वोल्टेज बराबर नहीं होती, तो सिर्फ धारा बराबर होती है। तो ये ट्रिक थी मेरी, आप इसको देख लेना। इफर्ट द्वारा तय दूरी, इफर्ट द्वारा अगर हमने जो दूरी तय की है EFFORT, ठीक है, यानी कि हमने जो प्रयास द्वारा तय दूरी है, डिस्टेंस है, और भार द्वारा, ठीक है, यानी कि जो लोड द्वारा डिस्टेंस तय हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस है, ठीक है, यानी कि ये जो इनका अनुपात होता है वो वेग अनुपात होता है। कैसे लिखा है देखो, प्रयास द्वारा यानी कि जो इफर्ट द्वारा चलित दूरी D1 है और लोड द्वारा चलित दूरी D2 है, तो उनका अनुपात क्या कहलाता है, वेग अनुपात कहलाता है। तो ये वेग अनुपात है, इफर्ट द्वारा जो तय दूरी हुई है और भार द्वारा जो तय दूरी हुई है, ठीक है। क्लियर हो गया हमारे पास। एक इसमें भी ये देखा रखा है, देखिए अभी मैं आपको बता दूंगा, चलिए नेक्स्ट में।
दिए गए चित्र में r त्रिज्या है, ठीक है, और h ऊंचाई वाले बेलन के तल का क्षेत्रफल आपको बताना है। तल मतलब कि आपको सिर्फ ये वाला बताना है, ये ओनली ये, ठीक है। अब आप देख लीजिए, साफ साफ दिख रहा है भैया, ये क्या है, वृत्त है। वृत्त का जो होता है क्षेत्रफल, ये क्या होता है भैया, पाई आर स्क्वायर होता है। तो क्या यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर है बटे 4 है, तो ये गलत है। यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है बटे 2, ये भी गलत है। यहाँ पर क्या आ गया, पाई डी स्क्वायर बटे 4 है। तो अगर मैं आर की जगह डी रखता हूँ तो क्या होगा, देखिए आर बराबर होता है डी बाई 2। क्लियर है ना आपको कि भैया रेडियस जो होती है, ये जो होता है डायमीटर का हाफ होता है। तो मैं अगर आर की जगह पर यहाँ डी बाई 2 रखता हूँ तो क्या होता है, पाई आर की जगह पर डी बाई 2 यानी कि स्क्वायर, यानी कि अगर मैं इसको खोलता हूँ तो पाई डी की तो बात 2 हो जाएगी और बटे में आ जाएगा 4, यानी पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस जो ये बच रहा है, ये बाकी का हिस्सा है, ठीक है, यानी कि ये इसके चारों तरफ का और ये ऊपर का। तो ये हमारा ऑप्शन बी सही होगा। आप ज्यादा ध्यान मत देना इन चीज के ऊपर, बस ये आपके लिए आंसर मेन था, ये वाला, ये आ रहा ना, ध्यान रखना। ओके, इनपुट पावर और आउटपुट पावर का अनुपात क्या होता है। देखो इनपुट पावर मैंने लिख दिया, इनपुट पावर बटे आउटपुट पावर क्या होता है, रियल में जो आंसर होता है वो होता है 1 बटे क्षमता। क्यों, देखिए यहाँ पर दे रखी ना कार्य क्षमता, तो कार्य क्षमता कैसे निकलती है, तब निकलती है हमारी आउटपुट बटे इनपुट। अगर मैं देता हूँ यानी जस्ट अपोजिट, तो हमारी निकलती है क्षमता या दक्षता, कार्य क्षमता या दक्षता, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसने अनुपात कैसे दे रखा है। तो अनुपात इसने उल्टा दे रखा था, तो हमारा आंसर भी उल्टा होना चाहिए, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और आपका जो आंसर है वो है तो यही सही, कार्य क्षमता ही। लेकिन रियल में जो उसे क्वेश्चन देना चाहिए था वो ऐसा ही देना चाहिए था। तो ऐसे ही आते हैं भैया आईटीआई में पेपर में। क्वेश्चन नंबर 22, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ही आएगा अगर आप इसको खोलोगे, यानी कि आपका जो आंसर होना चाहिए वो यही आना चाहिए। देखो जो ऊपर है वही नीचे है, तो अगर मैं बोलूँ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इस पूरे ने इस पूरे को कितनी बार काटा, 1 बार, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। ये क्लियर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य व्हील और उसकी दूरी के लिए वेग अनुपात क्या होता है। तो आपको व्हील एंड एक्सेल अगर आपने पढ़े हुए हैं, समझ रहे, ये व्हील एंड एक्सेल ही है, ये व्हील है और ये एक्सेल है। अगर मैं बोलूं ये एक टायर है, ठीक है, और ये इस पुली पर चल रहा है, ये पुली, तो पुली को धुरी बोलते हैं हम, ठीक है, ये पुली है, इसको एक्सल बोलते हैं, ठीक है, एक्सल, ये धुरी बोलते हैं हिंदी में। व्हील यानी कि जो पहिया है ये वाला, ये जो व्हील है, ठीक है, यहाँ पर तो समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अगर मैं इस पेन, ये पेन है, पेन के ऊपर मैं कोई गोल सा चरखा लगा दूं तो वो टायर है यानी व्हील है, और ये उसका एक्सेल है, तो इसका भी तो कोई डायमीटर है, ये देखिए यहाँ पर इसके अक्रॉस कोई डायमीटर होगा। तो डायमीटर यानी कि ये मान लेता हूं मैं छोटी त्रिज्या आर, इसको मान लेता हूं मैं बड़ी त्रिज्या आर। तो ये जो पूरी त्रिज्या इसने दूरी तय की इसके रिलेशन में, तो इसने पूछा बड़ा व्हील, तो बड़े व्हील की क्या होगी 2 पाई बड़ा आर, और नीचे वाले की क्या होगी 2 पाई छोटा आर। तो भाई 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो आर बटे आर, तो आर आर में है नहीं, तो डी डी है, तो आप बड़ा डी मान लो यहाँ पर और यहाँ पे मान लो छोटा डी, सिंपल सी चीज है, क्योंकि बटे 2 करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर बड़ा डी से बड़ा छोटा डी बच जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी, क्योंकि इसने बड़े व्हील से पूछी है छोटे व्हील के, समझ रहे हैं आप, बड़े व्हील का पूछा है छोटे व्हील के, छोटे वाले उसके यानी कि एक्सेल के अक्रॉस में। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। बच्चा यहाँ भी गलत करके आ गया, स्मॉल बटे कैपिटल लिख के आ गया है। 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, देखो 3 फॉर्मूलाज हैं, मैं भी लिखवा देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और आपका होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है आपका कॉस सेक स्क्वायर थीटा। तो आपसे क्या पूछा इसने, 1 माइनस, अगर मैं इस सेक को यहाँ लेके आ जाऊं तो ये माइनस में हो जाएगा और ये टेन इधर प्लस में चल जाएगा। अगर मैं बात करूं कि भैया टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, लेकिन यहाँ पर -1 नहीं है, माइनस है, तो आप क्या करोगे माइनस से गुना कर दो, तो माइनस ये हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा, प्लस ये, यानी कि 1 + 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। तो हमारा आंसर होना चाहिए माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, ना कि प्लस वाला, दोनों दे रखे हैं उसमें, तो ध्यान रखना आप यहाँ पर। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक कोर की माप a है, चित्र में दिखा भी रखा है, उसका क्षेत्रफल आप कैसे ज्ञात करेंगे।
तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास समबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है, उनका क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला बहुत ही इजी है, याद रखना, √3/4 a² होता है। यानी कि हमारा जो पहले वाला ऑप्शन है वो सही है। लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भैया अगर हमें ये याद ना रहे क्योंकि ये तो रूट में है और 3/4 है तो कैसे निकलेगा। सिंपल, जैसा मैंने बताया, समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ये समकोण त्रिभुज ए पता है, ये कितना हो जाएगा, ये a/2 हो जाएगा ना, क्लियर है। h निकाल लो, बस समझ रहे हैं ना आप, h निकाल लो और आपका काम हो जाएगा। तो h निकालोगे तो h निकाल लीजिए। तो h निकालने के लिए क्या करोगे आप, पाइथागोरस प्रमेय निकाल दोगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाकर h निकल गया, यानी कि इन दोनों के रेफरेंस में। कैसे, देखिए, अगर मैं बोलूँ ये कर्ण है तो a का स्क्वायर बराबर ये क्या है h, ठीक है, तो h का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा, a का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर, मुझे h चाहिए है तो h का स्क्वायर, तो ये वाला पूरा का पूरा इस साइड भेज दो आप, यानी कि a - a²/4, इसको खोलूंगा तो 4 हो जाएगा। a कॉमन निकाल लो, a², तो यहाँ क्या बचा, 1 - 1/4 बराबर h का स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे आप कि इसको सॉल्व करो, तो a² अंदर क्या हो जाएगा, 4 में से 3 एक गया तो कितना बचा, 3/4 बटे इधर आ जाएगा h²। तो यहाँ पर क्या आया, h को इधर भेजो तो a², ठीक है, ये a² है यहाँ पर आपका, और ये आ गया आपका 3/4, ये है आपका रूट में। अब इस जो ये आ गया आपका, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इससे हमने इधर रूट भेजा तो ये पूरा रूट हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। तो बाहर क्या निकलेगा, ये 4 निकल जाएगा, 4 का क्या निकलेगा, 2, ऊपर से a, यहाँ पर क्या बचा, √3, ये क्या है, h है ना। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज था, 1/2 आधार कितना है, 1/2, ठीक है, लेकिन आधार ये हुआ, क्लियर हो गया, a/2 इंटू ऊंचाई क्या है, h है हमारी, ये a/2 और √3 है, तो मैं लिख लेता हूँ a√3/2। लेकिन ये इस साइड का क्षेत्रफल है, तो पूरे के लिए आपको 2 से गुना करनी होगी, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, a की गुना ऐसे की तो a² हो गया, 2 की गुना 2 से की तो 4 हो गया, रूट का 3 बच गया। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, √3/4 और a²। ये हमारा है जो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है छोटे छोटे से, आपको बताना है शंकु का आयतन कमेंट बॉक्स में कि उसका आयतन क्या होता है। ये मैंने लिख रखा है आपके लिए 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन आपको बताना है कितना आएगा। sin² थीटा की वैल्यू आपको बतानी है, जबकि थीटा की वैल्यू आपको 60 डिग्री दे रखी है, तो sin² थीटा की वैल्यू क्या आएगी। तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करना, ठीक है, अपने दोस्तों तक शेयर करना, ठीक है, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सकें, और हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए हैं। थैंक यू सो मच।